पेपर 1 का आपके पास सिलेबस होगा, तो उसमें आईसीटी का सिलेबस को एक बार ओपन करेंगे, यूनिट 8 अपनी, उसमें देखेंगे क्या है। तो मैं पढ़ लेती हूँ, मेरे पास इंग्लिश में है। आईसीटी में जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, तो हमारी जो आईसीटी की जितनी भी जनरल टर्म्स हैं प्लस उसके जो एब्रीविएशंस हैं, जो फुल फॉर्म्स हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन और आईसीटी के बारे में हमें वो सिलेबस में है। फिर आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट में आईसीटी का क्या वो है, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो ये 4 पॉइंट्स उसमें हमें सिलेबस में दिखते हैं। तो आज हम आईसीटी और एजुकेशन से रिलेटेड हम उसको देख लेते हैं कि क्या है उसमें और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट प्रोग्राम हुए हैं, कहाँ कहाँ से किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है यहाँ पे, सभी जगह पे हम देख रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग को मतलब काफ़ी आप ये लाभदायक भी है कि बाहर से कोई दूर से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सॉरी, मेरे से कुछ दब गया है क्या, ये क्या हो रहा है? ओके, तो उसको हम स्टडी करते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन और आईसीटी को। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारे इसमें आते हैं। अब इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको हम आज पढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो हमारा NMEICT, तो ये इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या है। तो ये फुल फॉर्म है इसका, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे आप फुल फॉर्म्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेंगे, एक ही जगह पे आपके कलेक्टिव सारे एब्रीविएशंस हो जाएंगे। इसके द्वारा इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी। तो ये क्या है, फर्स्ट तो है इसमें टॉक टू अ टीचर। ये आईआईटी बॉम्बे की पहल है, इसमें छात्र घर बैठे फ्री में लेक्चर सुन सकते हैं। एव्यू नाम का ऑनलाइन टूल इस्तेमाल होता है अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा। इसका उद्देश्य अच्छे शिक्षकों तक सभी छात्रों की पहुंच। ये सिंपल शब्दों में इनके बारे में मैंने ढूंढा है और लिखा है इसमें। तो इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव हैं उनके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अब ई कल्प कौन सा है कि भारत में डिज़ाइन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ डिज़ाइन से जुड़े हुए ऑनलाइन कंटेंट, वीडियो और रिसोर्स डेटाबेस मिलता है। नेक्स्ट हमारा ई आचार्य, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें देखते हैं क्या है ये। तो इसमें है हमारा, इसे इन्फ्लीबेनेट, इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर संभालता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। इसकी ज़्यादातर सामग्री एनसीईआरटी द्वारा दी जाती है। यहाँ किताबें, लेक्चर नोट्स, कोर्स सब एक जगह मिलते हैं। तो इनकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन और इनकी फुल फॉर्म हम याद करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा ये क्या है इसको देखते हैं। फॉस एन ई विद्वान, ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बारे में हम पढ़ चुके हैं फॉर एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए बनाया गया है। ये भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। ई विद्वान क्या है, ये देश भर के शिक्षकों, शोधकर्ताओं का विशेष डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। तो वो डेटाबेस वहाँ पे बनाया गया है कि रिकॉर्ड को वहाँ पे मेंटेन करने के लिए। जितने भी देश भर के शिक्षक हैं और रिसर्च वाले जो लोग हैं उनके बारे में एक डेटाबेस की सूची है ये। इसमें हर शिक्षक की योग्यता, शोध अनुभव और प्रकाशन सूची होती है। इसे इन्फ्लुएनेट चलाता है। तो इसकी फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, ये कहाँ लोकेटेड है हम ये देख चुके हैं। इसे हमारा इसको देखना इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। अब देखते हैं सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आईआईटी दिल्ली ने बादल नाम का एक क्लाउड बनाया है। इस क्लाउड में ई आचार्य की सारी ई कंटेंट और वीडियो सामग्री सुरक्षित रखी जाती है।
ये NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NKN भी आपका इम्पॉर्टेंट है, डेटा सेंटर में होस्ट होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखना। इनके फुल फॉर्म्स और इनके उद्देश्य को हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लेना है। यदि कोई MCQs इनसे रिलेटेड आएगा तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे। NKN क्या है, इसको भी हम देखते हैं, मैंने लिखा है इसके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा लेखिका। CDAC का हमने फुल फॉर्म पहले भी देखा था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और FTK फॉरेंसिक टूल किट टेक्नोलॉजीज ने मिलकर विकसित किया है इसको, लेखिका 2007। इसका लक्ष्य क्या था? भारत में नॉन इंग्लिश बोलने वाले लोग कंप्यूटर सीख सकें। तो यहाँ पे जो ये लक्ष्य बनाया गया था, ज़्यादातर सब चीज़ कंप्यूटर में जब देखते हैं तो इंग्लिश में होती है, हमारे स्काई कोड को फॉलो करते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही है पूरा। तो उसमें जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो और दूसरी भाषा के लोग हैं, वो भी कंप्यूटर को सीख सकें। तो कंप्यूटर की लिटरेसी को फैलाने की एक पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। ये टाइपिंग, बेसिक कंप्यूटर यूज और सॉफ्टवेयर सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य देखते हैं हम क्या है, ये किसका फीचर इसमें क्या है इसको देखते हैं। ये IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बनाया गया है। इसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेज और सर्टिफिकेट्स उपलब्ध हैं। उद्देश्य क्या है? देश भर के सभी छात्रों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये इसका हम ये देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। ये किसके द्वारा बनाया गया है? IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संयुक्त, उनका मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये किसमें? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। देन हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड PQPYQ था हमारा। NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये पूरे देश के लगभग 1000 से अधिक शैक्षिक संस्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ये हाई स्पीड है, ई लर्निंग, रिसर्च, कोलैबोरेशन के लिए बनाया गया है। और इसके सब विश्वविद्यालय, ये सब चीज़ें लोग जो हैं यूनिवर्सिटीज कनेक्टेड हैं। देन है हमारा CDEEP, सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ये भी IIT मुंबई के द्वारा ही बनाया गया है, डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब इसके बारे में हमने ये थोड़ा सा ब्रीफ में है यहाँ पे हिंदी में ही। देन एजुसेट क्या है? हमारा एजुकेशनल सैटेलाइट है। ये भारत का पहला शिक्षा उन्मुख सैटेलाइट था। इसका कार्य क्या था हमारा? इसरो ने 2004 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में सस्ते और सरल तरीके से शिक्षा को पहुंचाना। स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रदान करना। इससे जुड़ी तकनीक क्या है कि 2 वे इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, टेली एजुकेशन होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो कुछ ऐसे आपके ये हमें देख लेने हैं, इनकी फुल फॉर्म देखेंगे, इनका उद्देश्य को जरूर याद करेंगे। भारत का शिक्षा के लिए बनाया गया विशेष सैटेलाइट नेटवर्क है ये एजुसेट। अब इसका कार्य हमने देख लिया। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अर्नेट है हमारा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ये हमने इनके कार्य देखे जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। ICT का क्या रोल है वो हमने देखा। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी है इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये हमने कुछ टर्म्स इसलिए देखी हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और हो सकता है इनसे रिलेटेड हमारे PYQs तो हमने देखेंगे और भी, और हमारे क्वेश्चन आगे आ भी सकते हैं नेट में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जो हमारे ICT में हैं, उनको एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। और यदि कोई टर्म हमारी रह गई है तो उसको भी हम देख लेंगे आज। ये मैंने इकट्ठा एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं और कोशिश करिए कि सारी हमारी टर्म्स इसमें इंक्लूड हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। ICT टर्मिनोलॉजी, इसमें जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स मुझे लगी इससे रिलेटेड, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिख लिया है यहाँ पे। पढ़ लेते हैं इसको हम। तो ये हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? हमारा कंप्यूटर की संरचना। तो इसमें क्या आता है? कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्सों की बनावट, उनके काम करने का तरीका।
जैसे सीपीयू, मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एक साथ किस तरीके से काम करते हैं, तो इसको बेसिकली कहा जाता है ब्रॉड वे में कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस तरीके का है, उसमें किस तरीके से अरेंज हुए हैं वो सारी चीज़ें और किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। फिर हमने अस्काई कोड हमने कल ही देखा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें सब अल्फाबेट्स और सब स्पेशल कैरेक्टर्स को एक कोडिंग सिस्टम के द्वारा कोड असाइन किया हुआ है और जिसके द्वारा कंप्यूटर उनको पहचानता है और उनके आगे प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है उसको देखेंगे। ये नेटवर्क में एक सेकंड में कितना डेटा जा सकता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे पानी की पाइप जितनी चौड़ी उतना पानी जल्दी जाएगा, उसी तरह बैंडविड्थ यदि जितनी ज़्यादा होगी इंटरनेट उतना ही तेज़ होगा। तो ये हमारी कंप्यूटर की जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसको दिखाता है, बैंडविड्थ की कितनी तेज़ वो आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है। तो जब आप कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप जब इंटरनेट की वो सर्विसेज लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो वो आपको बैंडविड्थ बताता है कि कितनी स्पीड रहेगी आपके इंटरनेट की, उसके जो प्रोवाइड करेगा। फिर हमने बिट के बारे में पढ़ा था। बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी की। जब हम उसको मेमोरी को देखते हैं तो सबसे छोटा जो पार्ट है वो बिट है। इसमें 0 और 1 है। 0 ऑफ है, 1 हमारा ऑन है। आगे पढ़ते हैं तो बाइट हमने पढ़ा था। क्या है बाइट हमारा, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। कंप्यूटर बाइट कंप्यूटर में डेटा की मूल इकाई है, जैसे केबी, एमबी, इसके आगे बाइट पर ही आधारित है। तो जब हम बाइट को जरूर पढ़ते हैं इसकी, क्योंकि जितने भी मेमोरी यूनिट्स आगे आएंगी तो वो बाइट पर ही आधारित होंगी। अब बूट जो हमारा होता है, बूट यदि वर्ड कहा जाता है तो बूट का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमने उसको ऑन कर दिया, उसके बाद जो सिस्टम पूरी तरीके से स्टार्ट होता है वो चेक करता है आपका जो रोम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके द्वारा सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक करा जाता है कि सब चीज़ कनेक्टेड है, सब अपना वर्क कर रही है, तो फिर उसके बाद आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है आपके वर्किंग करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो यदि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिर्फ मशीन के द्वारा हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर चाहिए जो हमारे हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में एक जोड़ने की प्रक्रिया को कर सके, जिसके द्वारा आप उस पर वर्क कर सके फिर आगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है और जिसके द्वारा कंप्यूटर आपका आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमारा एंटीवायरस है। एंटीवायरस किस प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक विशेषली डिजाइन सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में वायरस को ढूंढता है, उसको स्कैन करता है, आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा, वहाँ पे वायरस क्या कौन सा है, कहाँ है, किस तरीके से है, और उसको फिर ढूंढ के फिर उसको हटाता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये वन लाइन इनकी थोड़े बारे में इनके बारे में है, वन वन लाइन के बारे में इनका। देन हमने निबल पढ़ा था। निबल क्या है, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। ये हमने पढ़ी थी मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सीजीए। सीजीए क्या है, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर, इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसमें डिस्प्ले कार्ड का पहले यूज होता था जो कंप्यूटर को रंगीन स्क्रीन दिखाने की सुविधा करता था। अब ये पहले ये यूज होते थे, मगर इसका फुल फॉर्म हम याद कर रहे हैं जस्ट कि हमें एक इन्फॉर्मेशन रहे हमारे पास कि सीजीए का मतलब क्या होता है। देन कैरेक्टर सेट क्या है, जिन अक्षर, संख्याओं, चिन्हों को पहचानता है कंप्यूटर, उनका पूरा एक समूह। तो ये जितने भी ग्रुप है जिनको वो पहचानता है, जिनकी उसने कोडिंग करी हुई है, जिसका कोड उसके पास है, उनके पूरे समूह को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। हमने अस्काई कोड भी पढ़ा है, हमने यूनिकोड भी पढ़ा है इसके बारे में। ये इसके उदाहरण हैं। देन हमारे पास कंपैटिबल वर्ड यूज होता है कंप्यूटर में। तो कंपैटिबल क्या है, जब कोई डिवाइस, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम के साथ आराम से चल जाए तो उसे कंपैटिबल कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड विंडोज में कंपैटिबल है। पेन ड्राइव हर लैपटॉप के साथ लैप कंपैटिबल हो जाती है, क्योंकि उसके पास वो पेन ड्राइव के लिए अंदर आपको यूज करने के लिए ड्राइवर लगा होता है। देन कन्वेंशनल मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की वह पहली 640 KB रैम, जिसे डॉस और पुराने सिस्टम, डॉस का है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराने ज़माने में यूज़ होता था। ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस सिस्टम होता था। तो इसके सरल शब्दों में क्या है, सबसे शुरुआती जो मूल जो रैम होती थी पहले, वो कन्वेंशनल मेमोरी के नाम से प्रचलित थी।
अब डीबग क्या होता है? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके एरर्स को हटाने के लिए कंप्यूटर डीबगिंग की जाती है, गलतियां एरर्स को ढूंढा जाता है, तो उसको डीबग कहा जाता है। गलतियां पहचान कर उनको सुधार करना, तो कंप्यूटर की भाषा में इसको डीबगिंग कहा जाता है। ये हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसमें कुछ कमांड्स होती थी, कॉपी, डिलीट और dir डायरेक्टरी के लिए होती थी। ये करेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, टाइप करके आप कमांड दिया जाता था। इसमें कोई कर्सर वगैरह होता नहीं था क्योंकि करेक्टर ही होते थे, सिर्फ आपके ग्राफिक्स होती ही नहीं थी तब। फिर डीवीडी आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा आता है। अब ये है हमारा ईडीपी। ईडीपी क्या है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर द्वारा डेटा को तेजी से प्रोसेस करने की प्रक्रिया, जैसे बिल बनाना, रिकॉर्ड रखना, गणना करना, ये सब हमारा कंप्यूटर के द्वारा जब जब हो रहा है आजकल सारा काम, तो उसको ईडीपी के नाम से कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हमें पता है। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर क्या हुआ? जो अल्टीमेटली उसको यूज कर रहा है। भाई मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हुई, सॉफ्टवेयर कहीं और डला, कहीं और से आया, मगर जो यूज कर रहा है वो कौन है? वो उसका एंड यूजर है। जो व्यक्ति उसका उपयोग करता है उसको एंड यूजर कहा जाता है। देन रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है हमारी? जनरली ये रीराइटेबल नहीं होती है। ये वहां से मैन्युफैक्चरर फर्मवेयर में, इसमें फर्मवेयर लोडेड होता है आपका, जहाँ से ये मैन्युफैक्चरर से होके आती है, उसमें ही प्रोग्रामिंग होती है उसकी। अब इसके बंद करने पर भी इसका डेटा मिटता नहीं है, नॉन वोलेटाइल होती है। ई प्रॉम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। फिर हमारी एक्सटेंडेड मेमोरी आई, कि अतिरिक्त रैम को एक्सटेंडेड मेमोरी कहा जाता है। जो उसके ऊपर कन्वेंशनल मेमोरी के ऊपर अतिरिक्त रैम लगाई गई उसको एक्सटेंडेड मेमोरी कहा गया था। अब हमने पहले हम देखते थे फैक्स भी होता था, तो फैक्स मशीन क्या होती थी? एक मशीन या सेवा जो कागज पर लिखा संदेश या दस्तावेज को फोन लाइन के माध्यम से दूसरी जगह भेज देती थी। तो पहले क्या होता था कि ये मैसेजिंग वगैरह, तो इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होती थी, व्हाट्सएप भी नहीं होता था, ईमेल भी नहीं होता था, तो इसके द्वारा मैसेज या कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाता था। तो फैक्स मशीन को यूज किया जाता था उसको। इसका पूरा नाम फैसिमाइल होता है, जैसे ठीक ठीक नकल बनाकर भेज देना, इसलिए फैक्स मशीन को फेसिमाइल मशीन भी कहा जाता है। अब गीगाबाइट क्या होता है? ये तो आपको याद हो गया है। गीगाबाइट क्या है? मेमोरी यूनिट है आपकी। ये क्या है? इस कितनी है इसकी वो, ये आपकी कहाँ तक जाती है इसकी डेटा की? मैं आपकी इकाई है 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। एमबी के आगे आपका गीगाबाइट आ जाती है। मोबाइल की जो स्टोरेज है, वीडियो कॉपी एप्स गीगाबाइट में मापे जाते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर का मेन स्टोरेज उपकरण, जिसमें आपका क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ें हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हाइपर टेक्स्ट कहाँ यूज होता है बताएंगे? हाइपर टेक्स्ट आप लोग इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं जनरल उसमें, तो कौन सी चीजें हाइपर टेक्स्ट होती हैं? जो ब्लू कलर की लाइंस, ब्लू कलर की उससे दिखती हैं हमें, कभी वो वेब पेज खोलते हैं और जब हम उसको क्लिक कर लेते हैं तो हमें उसमें एक अलग यूआरएल लोडेड होता है और वो हमें दूसरे वेब पेज पे सीधा डायरेक्ट ले जाता है, जो कि लिंक होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की आप फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे। अब हर्ट्स है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। हर्ट्स क्या है हमारा और ये क्यों यूज होता है, इसको देखते हैं हम। ये इम्पॉर्टेंट हमारी टर्म है, तो इसका क्या है पढ़ेंगे। किसी चीज के 1 सेकंड में कितनी बार होने को, कितनी बार उसके राउंड हो रहा है, उसको हर्ट्स में नापा जाता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन या उसका चक्र पूरा, वो ही हर्ट्स होता है। तो यहाँ हर्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो उसकी स्पीड्स को उसकी स्पीड को, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को गीगा हर्ट्स में नापा जाता है। तो सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको गीगा हर्ट्स में नापा जाता है। कितनी जल्दी जल्दी वो पूरा राउंड, मतलब पूरा कंपन या पूरा चक्र या पूरा दौर कंप्लीट कर रहा है, उसकी स्पीड उससे नापी जाती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है।
बिजली की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज किसी घटना कंपन चक्र की प्रति सेकंड की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे पास कोई एमसीक्यू आता है कि उसकी स्पीड की यूनिट क्या है तो हमें उसका आंसर पता है। HTML का हमने फुल फॉर्म देखा था, क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्यों यूज होती है? क्योंकि वेब पेजेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए उनको HTML की जो भाषा है कंप्यूटर की है वो यूज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वेब पेज बनाने की भाषा है, यानी इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस बनते हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो HTML के द्वारा होती है। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया की सबसे बहुत पुरानी और बड़ी कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर IT तकनीक बनाने में प्रसिद्ध है। आइकन क्या होता है आपका? आइकन जब देखते हैं हम, आपका कंप्यूटर स्क्रीन में किसी चीज़ का आइकन होता है तो उसका क्या होता है? उसकी पहचान होती है कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाली छोटी तस्वीर या चिन्ह, कोई ऐसा साइन जिस पर क्लिक करके आपका कोई ऐसा प्रोग्राम खुल जाता है। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप का आइकन, माई कंप्यूटर का आइकन, तो ये सब आइकन्स होते हैं जिसके द्वारा कोई ऐप आपकी खुलती है या कोई आपका प्रोग्राम आपका खुलता है। IDE इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोड लिखना, चलाना, चेक करना सब एक ही जगह हो जाता है, तो इंटीग्रेटेड हो जाता है सारा वो एनवायरनमेंट, आपको इंटीग्रेट करके ही मिल गया है। तो यहाँ पे सारे कार्य एक साथ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरल शब्दों में प्रोग्रामर का पूरा टूल किट, तो ये प्रोग्रामिंग में काम होता आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटेल क्या है? इंटेल जो है प्रोसेसर बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी है, कंप्यूटर का प्रोसेसर बनाती है। अब कौन कौन से इसने प्रोसेसर बनाए थे? तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं इसके। कंप्यूटर का दिमाग बनाने वाली कंपनी, क्योंकि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब लैपटॉप क्या है हमारा? एक छोटा हल्का फोल्ड होने वाला कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल होता है, बैटरी पर भी चलता है। LED क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है, छोटा इलेक्ट्रॉनिक भाग जो बिजली मिलने पर रोशनी पैदा कर देता है। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी मिल रही हैं और यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा उसके फीचर्स भी मिल रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे और इसके नोट्स जैसे भी बनाने हैं आप बना लीजिएगा। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है आपकी, एक डिजिटल पेन जो कंप्यूटर स्क्रीन को छूकर उस पर ड्रॉ, चयन या लिखने की सुविधा देता है। तो लाइट पेन क्या करता है? आपके डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पे लिखकर या छूकर उसको लिखने की सुविधा दे देता है। तो आपको इनपुट लेने की एक डिवाइस है ये पुराने CRT मॉनिटर पर ज़्यादा उपयोग होता था। सरल है, स्क्रीन को छूकर काम करने वाला पेन। ये स्क्रीन पर चलने वाला विशेष प्रकार का पेन है। अब मैकिन्टॉश क्या होता है? ये हम देखेंगे तो ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है सिस्टम को मैकिन्टोश कहा जाता है। तो ये हम जब देखेंगे तो इसके बारे में क्या है कि फीचर कि एक विंडोज से अलग अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है। तो जो एप्पल के होती है डिवाइसेस उनके अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देन मैक्रो क्या होता है? मैक्रो हमारे यूज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। यदि जैसे किसी सॉफ्टवेयर में बार बार होने वाले काम जो होते हैं, बार बार रिपीटेड होने वाले काम का, तो उनका मैक्रोज बना लिया जाता है, उनको रिपीट कर लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारा? मुख्य चिप है कंप्यूटर की जो सारे गणित और निर्देशों को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर का दिमाग। देन मेमोरी, मेमोरी को पढ़ेंगे। क्या है हमारी मेमोरी? कंप्यूटर की क्या होती है? डेटा रखने की जगह, इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जगह को मेमोरी कहा जाता है। रैम, रोम जो है प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है, फिर उसकी सेकेंडरी मेमोरी में बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने स्टडी करी थी। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। मेगा हर्ट्स क्या है? कंप्यूटर की पुराने समय की प्रोसेसर स्पीड। आपकी क्या है? गीगा हर्ट्स।
अब इसमें देखेंगे ये क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये क्या है हमारा, इसमें स्पीड देख रहे हैं हम, कितने सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो वो क्या बता देता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड को बताता है या प्रोसेसर की स्पीड को बताता है। कितना रिसीव हो रहा है वहाँ से आपका डेटा, तो इंटरनेट की स्पीड बता देगा या फिर आपके प्रोसेसर की स्पीड बता देगा। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड, जिससे पर प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स सब जुड़ते हैं। कैसा मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड किस लिए कहा गया है उसको, क्योंकि वो एक तरीके से मदर है, उसमें सारी चीजें एक साथ जुड़ रही हैं और आपकी एक कलेक्शन वहाँ पे है, पूरे कंप्यूटर को जोड़ने वाला मुख्य आधार है। देन मल्टीमीडिया क्या हुआ, मल्टीमीडिया क्या हुआ, जिसमें टेक्स्ट, आवाज, चित्र, ऑडियो सभी चीजें एक साथ हैं, सब मिलकर उपयोग किए जाते हैं, तो उसको ही मल्टीमीडिया कहा जाता है। ये इनका वन लाइन डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लेते हैं। ये वन लाइन में है, मैकिन्टोश क्या हुआ, एप्पल के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर। देन मैक्रो, बार बार के काम को एक क्लिक में करने का प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के दिमाग वाली चिप। मेमोरी, डेटा रखने की जगह। एमबी क्या हुआ, 1024 किलोबाइट्स। मेगाहर्ट्ज, प्रति सेकंड लाखों चक्र। एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मदरबोर्ड आपको सभी चीज़ों को जोड़ देता है, कंप्यूटर के मुख्य भागों को। मल्टीमीडिया क्या है, टेक्स्ट भी है वहाँ पे, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और आपका सभी चीज़ें एक साथ ही कलेक्टेड हैं। ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एक साथ हो गई हैं, और भी हैं इसमें थोड़ी सी, तो उसको भी देख लेते हैं। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हुई, हमने देखी थी वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, हमारी रोम है, जो बिजली बंद होने पर भी, पावर ऑफ होने पर भी वो इरेज नहीं होती है, वो वहाँ पे स्थायी रहता है, वहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस तरीके का एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी बता दी गई है ऊपर, और आपको चॉइसेस में कुछ मेमोरी बता दी गई, आपको चूज करना है कौन सी उसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी। नेक्स्ट हमारा है इसमें नोटबुक कंप्यूटर कौन सा हुआ, नोट पैड जैसे होता है, नोटबुक कंप्यूटर होता है हमारे पास। लैपटॉप जैसे ही होता है, हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, जो आपके कहीं भी ले जा सकते हैं, बड़ी डायरी आकार का लैपटॉप होता है। अब ये आप देखते होंगे आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में न्यूमेरिक कीपैड होता है एक अलग जगह पे, राइट हैंड साइड पे, तो उसका क्या मतलब है कि कीबोर्ड की तरफ बना हुआ, दाईं तरफ बना हुआ होता है 0 to 9 नंबर वाला छोटा कीबोर्ड। इसका जल्दी जल्दी नंबर टाइप करने में बहुत ईजी रहता है, हिसाब किताब के काम में काम आता है। देन ऑफिस ऑटोमेशन क्या हुआ, ऑफिस के काम के लिए कंप्यूटर और मशीनों से तेजी से काम करना। तो ऑफिस ऑटोमेशन हम लोग आजकल बहुत वर्ड यूज सुन लेते हैं, उसमें क्या है, कंप्यूटर के द्वारा अपने ऑफिस के सारे कार्य को उसमें ही इंटीग्रेट कर देना, उसको ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से कहा जाता है। अब पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, देख लेंगे। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं, और इसके बारे में मैंने और भी लिखा है, नोट्स मैंने बनाए हैं। पैरेलल पोर्ट क्या है, पुराना पोर्ट सिस्टम होता था। अब पोर्ट क्या है उनको भी देखेंगे कि पोर्ट, प्रिंटर को मतलब जो जोड़ने का आपका तरीक जो जगह है उसको पोर्ट बोला जाता है। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता था, इसके द्वारा इसके साथ कई बिट्स भेजे जाते थे पैरेलल पोर्ट के द्वारा। पुराना प्रिंटर लगाने का एक पोर्ट होता था, उसको अटैच करने के लिए वायर के द्वारा अटैच होता था, वो उसको पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। पेंटियम हमने देख लिया, माइक्रो प्रोसेसर है ये। आगे देखते हैं, इसकी सीरीज आई थी, इनका वन लाइन में डिस्क्रिप्शन है ये। तो ये सभी चीज़ें जो अभी हमने देखी थी, आगे हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं और इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क में हमारी जो केबल्स की कनेक्टिविटी, लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, आई होप याद है आपको, जो आपका एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क है, जो एक आपके मतलब ऑफिस में है या फिर आपके स्कूल में है, सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने का नेटवर्क होता है। तो ये छोटी जगह का नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें उपयोग होने वाली केबल्स, भाई कनेक्शन किया गया है तो कुछ केबल्स के द्वारा कनेक्शन किया जाता है।
तो जो केबल्स यूज हुई तो वो कौन कौन सी होती थी? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इनके बारे में अभी देखते हैं, मैंने इसका भी बनाया है नोट्स। अब आजकल जो यूज होती है तो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल ही यूज होती हैं इंटरनेट में। तो पहले जब यूज होता था तो ट्विस्टेड पेयर केबल, हो सकता है अभी भी यूज होती हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इतना उसका। तो इसमें क्या है, ट्विस्टेड पे दो तांबे की तार आपस में मरोड़ी जाती हैं और उनका फिर कोटिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसके द्वारा भी नेटवर्क को, कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। कोएक्सियल केबल क्या है, एक तांबे की तार है जिसके चारों ओर इंसुलेशन होता है, शील्डिंग होती है। केबल टीवी और पुराने नेटवर्क में उपयोग होती थी। तो जो आजकल यूज होती है जनरली, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसमें क्या है, डेटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग होता है। बहुत स्पीड इसकी फास्ट होती है और लंबी दूरी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है। इसके डिफरेंसेस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए अपने नोट्स में, इसको आप देख लीजिएगा। अब हमने देखा उसके आगे मैन जो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो उससे थोड़ा बड़ा है। तो वो क्या है, हम उसमें कौन सी केबल यूज हुई, तो उसमें तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही ज़्यादा यूज होती हैं क्योंकि वो फास्ट भी होती हैं और कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी रहती है। और क्या यूज होता है उसमें, माइक्रोवेव लिंक्स, कोएक्सियल केबल भी यूज हो जाती हैं। तो ये हमारे दो तरीके की केबल्स और भी हैं। माइक्रोवेव लिंक्स शहर भर के टावर के माध्यम से कनेक्शन होता है, और कोएक्सियल केबल जो पहले के मैन नेटवर्क में उपयोग होती थी। जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत बड़े एरिया को, देश दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। उसमें कौन कौन सी केबल्स यूज होती हैं तो उसको देखेंगे। अब इसमें क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज हो सकती हैं। तो क्या है उसमें, तो फिर कनेक्टिविटी पूरा केबल के द्वारा ही होगी। नेक्स्ट इसमें सैटेलाइट लिंक्स होते हैं दूर के क्षेत्रों के लिए। माइक्रोवेव लिंक्स हुए लंबी दूरी के लिए, वायरलेस कनेक्शन हो गया। लीज्ड टेलीफोन लाइंस, तो टेलीफोन लाइंस के द्वारा भी ये कनेक्टिविटी करी जा सकती थी। तो टेलीफोन टावर जो होते थे उनके, उसके द्वारा भी ये कनेक्शन करा जाता है। तो जनरली इसमें सैटेलाइट लिंक्स, माइक्रोवेव लिंक्स, इन्हीं को यूज़ किया जाता है। ये हमने नेटवर्क की कनेक्शन की केबल्स भी देख ली हैं। तो मोस्टली सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को हमने कवर कर लिया है। अब हम लास्ट वाला जो टॉपिक है, गवर्नमेंट वाला जो है, उसको कल देखेंगे। तो आज कक्षा को हम यहीं पे विराम करेंगे।